Another big thing why most retail investors don't make money is overconfidence. मैंने 2 पॉडकास्ट देख लिया, मुझे लगता है मैं इसमें धुरंधर हो गया। मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, मैं भी आपके 99% क्लब में एक मेंबर हूँ, मुझे भी बहुत कुछ सीखना है। ये 5000 साल पहले भी 1% लोग दुनिया में वेल्दी थे, आज भी 1% लोग वेल्दी है, आने वाले 100 साल बाद भी 1% लोग ही वेल्दी रहेंगे। 2020 से लेके 25 तक मैंने में डाला था, 24 तक 3 साल तक कुछ नहीं बना। चौथे साल अचानक 1 की 6 महीने में मेरा 4 साल का SIP 56% था। वॉरेन बफेट ने पिछले 50-60 सालों में 20% की कंपाउंडिंग की है। उनकी स्ट्रेटेजी भी एकदम सिंपल है। तो फिर दूसरा आज तक वॉरेन बफेट क्यों नहीं बने? द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी, द राइट टाइम टू विड्रॉ इज व्हेन यू नीड मनी। दिस इज व्हाई आई थिंक 99% पीपल हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस शो टू अंडरस्टैंड कि कैसे वेल्थ बनाए। Generally, if you're part of the crowd, you are safe. Generally in life. In equities, if you're part of the crowd, it's a dangerous thing. कुणाल 8000 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। आपको पता है 90% कंपनीज पैसा डुबाती है। आपने जो कैपिटल डाला ना उससे नीचे मिलेगा। हमने बहुत बार नोटिस किया है कि आप इस चैनल पे सभी वीडियोस को देखते ज़रूर हो पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। अब जब से हमने 99% क्लब का शो शुरू किया है, हमने ऑलमोस्ट 5 से 6 एपिसोड्स लॉन्च कर दिए हैं। ये जो पर्टिकुलर एपिसोड होने वाला है जहां हमने बिहेवियरल फाइनेंस के बारे में बात किया है, ये सभी एस्पेक्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंटली कवर करता है, क्योंकि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट चूज़ करते हो, बिहेवियर का जो आपका एस्पेक्ट है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि बिफोर वी बिगिन डिस्कसिंग दिस पर्टिकुलर एपिसोड विद गजेंद्र कोठारी सर, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपसर्च के साथ बने रहें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द 99% क्लब शो। यहाँ पे हम डीकोड करते हैं इन्वेस्टिंग के अलग अलग टॉपिक्स। जब हम ये सीरीज़ बना रहे थे तो हमने रियलाइज़ किया कि इन्वेस्टिंग में जितनी भी स्किल सेट आप सीख लो, जितना भी टैलेंट आप एक्वायर कर लो, बट एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है आपका बिहेवियर टुवर्ड्स मार्केट, बिहेवियर टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स। अगर आपका बिहेवियर करेक्ट नहीं है टुवर्ड्स योर इन्वेस्टमेंट्स और आपकी स्किल सेट्स बहुत अच्छी है, देयर इज़ अ गुड 80% प्रोबेबिलिटी कि आप शायद पैसा ना बनेंगे। ये मैं नहीं कहता हूँ, डेटा कहता है। और इसी चीज़ को डिस्कस करने के लिए और इसी चीज़ का इम्पोर्टेंस रियलाइज़ करने के लिए हमने बुलाया है गजेंद्र सर को। आई एम वेरी श्योर इनको इंट्रोडक्शन की अब कोई ज़रूरत नहीं है। आपने इनको अलग अलग शो पे देखा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के बारे में बात करते हुए, और कैसे ये खुद अपनी वेल्थ भी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग के थ्रू विद पेशेंस एंड विद गुड बिहेवियर बना रहे हैं। सो विद दिस आई वेलकम यू सर वंस अगेन टू आवर शो। थैंक यू। यस, एंड दिस इज़ अ वेरी न्यू फॉर्मेट सर जो हम लोगों के लिए बना रहे हैं, ताकि जो 99% लोग हैं जो फिनेंशियली लिटरेट नहीं है वो हो पाए और थोड़ा अपने लाइफ में फिनेंसेस को लेके आगे बढ़ पाए। सो टू बिगिन विद सर, मार्केट्स में लोग क्यों पैसा नहीं बना पाते हैं? बिहेवियर कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है इसके पीछे? आई एम ग्लैड कि आपने ये शो का नाम बहुत अच्छा चुना, 99% क्लब और 99% शो। सो चार्ली मंगर, ये मार्केट गुरु, ये कहते हैं इन्वेस्टिंग इज 1% इंटेलिजेंस, 99% टेम्परामेंट। ओके, तो इंटेलिजेंस सिर्फ 1% रोल प्ले करती है, बाकी 99% इज ऑल अबाउट गुड बिहेवियर, राइट? तो आई एम ग्लैड। और आपने ये भी कहा कि 99% पीपल, हालांकि अपने आप को बहुत लोग समझते हैं कि मैं फाइनेंशियली लिटरेट हूँ, मुझे आता है म्यूचुअल फंड में डालना, बट डेटा सजेस्ट कि ओनली 1% पीपल क्रिएट वेल्थ, राइट। 99% पीपल एक्चुअली दिस थिंग। और मैं इस चीज़ को ना हमेशा, ये 5000 साल पहले भी 1% लोग दुनिया में वेल्दी थे, आज भी 1% लोग वेल्दी हैं, इंस्पाइट ऑफ सो मच इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज अराउंड। बट और मुझे लगता है कि आने वाले 100 साल बाद भी 1% लोग ही वेल्दी रहेंगे अल्ट्रा। तो वाई मोस्ट पीपल स्ट्रगल टू क्रिएट वेल्थ? सो कुछ रीजंस है। हमारे देश में नॉलेज अबाउट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इज़ वेरी वीक। आज आप बहुत लोगों को पूछिए, हाँ मैं भी म्यूचुअल फंड करता हूँ, मैं भी SIP करता हूँ, बट उनको इन्फॉर्मेशन इज हार्डली 15-20% द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग। करेक्ट। तो चूंकि पूरा सही मालूम नहीं है एंड हाफ नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो लोग वहाँ गलती करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम वी रिलाई ऑन आवर फ्रेंड्स, कोलीग्स, CAs। तो अगेन यू आर बोरोइंग नॉलेज फ्रॉम हियर एंड देयर, यू आर नॉट इन्वेस्टिंग योर टाइम। आपके चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोज़ है, बट हाउ मेनी पीपल एक्चुअली spend and invest their 2 hours time in watching the complete videos? करेक्ट। तो वो 5 मिनट, सबको रील में 5 मिनट देखना है और उससे उनको इन्वेस्टमेंट करना है। तो यू कैन नॉट इन्वेस्ट थ्रू borrowed conviction. करेक्ट। You have to invest your time. Thirdly, again in our country this culture is not there to seek advice from professional people. Because हमें लगता है इन्वेस्टिंग का क्या पैसा देना, फ्री है ना, ये तो नॉलेज तो फ्रीली अवेलेबल है।
तो बिकॉज वी डोंट लाइक टू टेक प्रोफेशनल सर्विसेज एंड वी लाइक टू कट कॉर्नर्स इन दैट सेंस, तो हम लोग पेनी वाइज पाउंड फुलिश हो जाते हैं. करेक्ट. वो है, पीपल आर नॉट क्लियर अबाउट रिस्क एंड रिटर्न्स. तो मैं अगर आपको पूछूं कुणाल, आपको 100 का 200 बनाना है, सबको बनाना है, बट किसी को 100 का 99 नहीं देखना है या 98 नहीं देखना है. तो अपसाइड पूरा चाहिए, डाउनसाइड बिल्कुल भी नहीं चाहिए. बट ऐसा कोई गेम नहीं होता लाइफ में. करेक्ट. हर चीज़ के प्रोज कॉन्स होते हैं. एंड समहाउ हमारी कंट्री में गारंटेड रिटर्न्स लोगों को बहुत अच्छा लगता है, चाहे वो 24% गारंटेड क्यों ना हो, बाद में पैसे ही नहीं आए. इसलिए आप देखिए लोग Tier 2 Tier 3 टाउन्स में इंटरेस्ट पे मनी देते हैं कि अरे वो तो मुझे 18% दे रहा है, मेरा फ्रेंड है, ये डेवलपर है, वगैरह वगैरह. तो जहाँ भी मैंने गारंटेड वर्ड ऑफर कर दिया ना, तो लोग चाहिए मुझे. रिस्क नहीं देखते कि उसमें रिस्क क्या है. करेक्ट. बहुत सारे लोग लास्ट 5 साल में इक्विटीज़ में इन्वेस्ट करना किए थे चालू, बट जब आप इक्विटीज़ में पैसा डालते हो ना, तो आपका एक्सपेक्टेशंस अनरियलिस्टिक हो जाता है. इक्विटीज़ मतलब 6 महीना 12 महीने में पैसा डबल होना. 2020 में हुआ था, 21 में हुआ था, बट ये हर साल नहीं होएगा. बट उनको ऐसा ही लगा, और बहुत सारे पॉडकास्ट में ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये तो जिस हिसाब से बता रहे हैं मेरा पैसा भी डबल हो जाएगा. सो एक्सपेक्टेशन, राइट एक्सपेक्टेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. Another big thing why most retail investors don't make money is overconfidence. करेक्ट. मैंने 2 पॉडकास्ट देख लिया, मुझे लगता है मैं इसमें धुरंधर हो गया. अब मुझे सब कुछ आता है. मैं 22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ. मुझे आज भी लगता है मैं भी आपके 99% क्लब में एक मेंबर हूँ. मुझे भी बहुत कुछ सीखना है. मार्केट इज़ द बिगेस्ट टीचर. वो आपको ना ह्यूमिलिटी करा देता है. तो हमेशा आप ये जाइए कि मुझे कुछ नहीं आता है, तभी आप सीख पाओगे. एंड एक और प्रॉब्लम है कि फोबिया, डर लगता है. हर चीज़ में डर लगता है, और बिकॉज डर लगता है ना, तो हम फ्रीज हो जाते हैं. खासकर जब मार्केट गिरते हैं तो हम फ्रीज हो जाते हैं. तो ये सारे जो बिहेवियर है ना, इसके कारण 99% लोग पैसा नहीं बनाते हैं. अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि इन सारे बिहेवियर का हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस? सबका खुद का बिहेवियर, जो फियर जो उनका है, जो ग्रीड उनकी है, या फिर जो स्टूपिडिटी के साथ वो डिसीजन लेते हैं, वो सबकी वजह से मुझे लगता है कि पैसा नहीं बन पाता है, इंक्लूडिंग अस ना. राइट. बट बेंजामिन ग्राहम क्या बोलते थे, द इन्वेस्टर्स चीफ प्रॉब्लम एंड इवन हिज वर्स्ट एनिमी इज लाइकली टू बी हिमसेल्फ. करेक्ट. और हरसेल्फ. खुद ही है वो. बट हम ये बात कभी नहीं मानते. करेक्ट. आप किसी भी इन्वेस्टर को पूछ लो तो वो हमेशा ब्लेम किसी और पे करेगा. अरे म्यूचुअल फंड्स बेकार है, ये फंड मैनेजर्स ऐसे हैं, स्टॉक मार्केट रिग्ड है. वो अपने आप को नहीं एक्सेप्ट करेगा कि मेरी गलती हुई थी, मैंने पढ़ा नहीं था, मैंने क्यों पैसे डाले थे. तो जिस दिन हमें ये रियलाइज़ हो जाए कि प्रॉब्लम हम में है, हमें सीखना है. और ये ना मार्केट्स आपको सिखाती है. जब आप फर्स्ट साइकिल में आते हो ना, तो आप ओवर कॉन्फिडेंटली आते हो, बट धीरे धीरे मार्केट्स आपको सिखाती है कि आपको अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है. तो जिस दिन आपको ये रियलाइज़ हो जाएगा तो यू विल स्टार्ट मेकिंग मनी. एक और प्रॉब्लम क्या है, लोगों को पैसा बहुत जल्दी बनाना है. राइट. जल्दी बनाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, कहीं भी फॉर्मूला नहीं है, बट ज़्यादा पैसा बनाने का बहुत सारे फॉर्मूले हैं. राइट. हर कोई व्यक्ति अच्छा खासा वेल्थ बना सकता है, बट रातों रात नहीं बन सकती है. बहुत सारे टीवी चैनल्स में हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉडकास्ट में हम देखते हैं कैसे आप 2 साल में मैंने 200% रिटर्न बनाए हैं, और वो वीडियोस सबसे ज़्यादा वायरल होते हैं. राइट. बट वो एक तरह का बेट होता है, क्लिक बेट जिसको कहते हैं हम. इतना इजी होता तो वो क्यों फॉर्मूला शेयर करता कोई भी इंसान पॉडकास्ट पे? वो बहामास में बैठ के आराम से वेल्थ बना रहा होता ना. करेक्ट. और वो रिपीटेबल नहीं होता है. एक बार आपने राइट टाइम पे मान लीजिए कुछ भी खरीद लिया, सिल्वर खरीद लिया था, गोल्ड खरीद लिया था, और आपने डाले कितने थे? आपने 2 लाख डाले थे, उसका 4 लाख हो गया, तो वो वेल्थ नहीं बनती है, वो वेल्थ नहीं होती है. आपने आपका पूरा नेटवर्थ नहीं डाला था. सो ये है. सो जेफ बीजोस ने एक बार वॉरेन बफेट को पूछा था, और कितनी मजे की बात है, वॉरेन बफेट वर्ल्ड के रिचेस्ट इन्वेस्टर हैं, हम सब जानते हैं. उनकी सारी लाइफ हिस्ट्री ओपन है, पूरी किताब ओपन है. वॉरेन बफेट ने पिछले 50-60 सालों में 20% की कंपाउंडिंग की है. तो उनकी स्ट्रैटेजी भी एकदम सिंपल है. तो फिर दूसरा आज तक वॉरेन बफेट क्यों नहीं बना है? पेशेंस. वो 11 साल की उम्र से इन्वेस्ट कर रहे हैं, 96 के आज. करेक्ट. और तब से लेके होल्ड करते ही जा रहे हैं. राइट. वो मेन रीज़न है. क्योंकि वॉरेन बफेट ने, जेफ बीजोस ने जब वॉरेन बफेट को एक सवाल पूछा तो वॉरेन बफेट ने कहा, बिकॉज नोबडी वांट्स टू गेट रिच स्लो. सबको फास्ट ट्रेन पकड़नी है, और जितनी जल्दी आप वेल्थ बनाने
का आपका फॉर्मूला रहेगा उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा, करेक्ट, राइट? तो इसीलिए जब मैंने मेरी जर्नी चालू की, मैंने कहा मुझे स्लो गेम खेलना है एंड इट इज़ अ लॉन्ग गेम. मैं यहाँ T20 नहीं खेलने आया हूँ. मुझे चौके छक्के में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे पिच पे बने रहना है. करेक्ट, मुझे आउट नहीं होना है. तो वेल्थ अपना पा जाएगी. अगर आप पिच पे बने रहोगे ना तो रन्स अपना पाएंगे. करेक्ट, आपका ध्यान स्कोर कार्ड पे नहीं होना चाहिए. आजकल के स्टेडियम में प्रॉब्लम क्या होती है, स्कोर कार्ड इतने बड़े लगा दिए जाते हैं कि बैट्समैन का ध्यान वहाँ रहता है और फिर वो आउट हो जाता है. करेक्ट. तो गेम अगर आप खेल रहे हो ना तो लॉन्ग गेम है. और जब लॉन्ग गेम की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो एक चार्ट मैं आपको शेयर करना चाहूँगा विच इज़ मॉर्गन हाउसल का है. एक चार्ट है S&P 500 का टोटल रिटर्न चार्ट ओके. सिंस 1871 से लेके आज तक. और अगर आप कुणाल उसका ग्राफ देखोगे ना तो धीरे धीरे वो ऊपर ही जाता है ओवर अ लॉन्ग 150 साल की हिस्ट्री. तो उस बुक का नाम है शट अप एंड वेट. आपको कुछ नहीं करना है. करेक्ट. विच मीन्स द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इज व्हेन यू हैव मनी. द राइट टाइम टू विड्रॉ इज व्हेन यू नीड मनी. करेक्ट. अदरवाइज आप चुपचाप बैठे रहो. ये जो इतनी नॉइज आपके साथ आती है ना डेली की, ये हो रहा है वो हो रहा है, आपको ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है. सो दिस इज व्हाई आई थिंक 99% पीपल हैज टू बी पार्ट ऑफ दिस शो टू अंडरस्टैंड कि कैसे वेल्थ बनानी है. करेक्ट. एंड सर, इसमें जैसे आपने एक पॉइंट अभी हाईलाइट किया कि शट अप एंड वेट, और आप पैसा जब डालिए जब आपके पास है और जब निकालिए जब आपको चाहिए. तो इसमें मुझे आई थिंक बहुत बार टाइम देख के भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि मुझे कब चाहिए पैसा या फिर कितने लंबे समय के लिए चाहिए. तो मेरा फिर वो इन्वेस्टिंग का पिरामिड कैसे बनेगा और मैं आज के टाइम पे लोग कैसे करते हैं उसके बारे में थोड़ा बताइए. सो आज की डेट में ना अनफॉर्चुनेटली हम जो टाइम में रह रहे हैं, सब लोग को क्या है, एक्शन चाहिए. मतलब एवरीबडी वांट्स टेंजिबल क्विक रिजल्ट्स. करेक्ट. तो इसीलिए हम एक लोगों ने सो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये लोग इमेजिनरी इन्वेस्टिंग पिरामिड होता है. और मैं बहुत सारे पॉडकास्ट जब देखता हूँ तो उसमें मोस्टली वो पिरामिड की बात की जाती है. तो इमेजिनरी पिरामिड में क्या होता है, सबसे पहले मेरे इन्वेस्टमेंट्स क्या है, फोकस हमेशा इन्वेस्टमेंट्स पे रहता है. ओके. कौन सा फंड, कौन सा स्कीम, कौन सा सेक्टर, यू नो. ओके. और हमारा पूरा फोकस खाली रिटर्न्स पे रहता है, मैक्सिमाइजेशन ऑफ रिटर्न्स. करेक्ट. ऑप्टिमाइजेशन नहीं. और उस चक्कर में क्या होता है, हम दिन भर सोचते हैं आज डालूं, कल डालूं, आज 3%, ये एक्सपर्ट आके ये बता रहा है कि इस डिप में इतना डालो, इस डिप में. तो मार्केट टाइमिंग करते रहते हैं. करेक्ट. और बहुत हम सब बहुत लोग टैक्स बचाने का बहुत ध्यान देते हैं कि कैसे हम टैक्स ऑप्टिमाइज कर पाएं. एंड फाइनली इट रिजल्ट्स इनटू प्रेडिक्शंस. करेक्ट. एवरी डे वी आर गेसिंग कि कल क्या होगा, परसों क्या होगा. जब आप अपने डॉटर की एजुकेशन का पैसा डाल रहे हो तो कल क्या होगा, ट्रम्प क्या करेगा, उससे क्या लेना देना. करेक्ट. बट बिकॉज आपको पता ही नहीं कि वो डॉटर का एजुकेशन का पैसा है, तो आप इसलिए रोज टेंशन में रह रहे हो. वॉट आई डू इज आई एम प्लेइंग द रियल इन्वेस्टिंग पिरामिड. सबसे पहले मेरे गोल्स क्या है. सो इफ यू रिमेंबर ऑन योर शोज आई हैव टोल्ड यू आई वांट टू बिकम 1 इडियट. मुझे 100 करोड़ बनाने हैं 20-25 साल में बनाने हैं. तो मेरा लॉन्ग टर्म ये एक हो गया. अच्छा, ये 100 करोड़ बनाने के लिए मेरा प्लान क्या रहेगा, हर महीने मुझे कितनी SIP करनी है, राइट. तो वो पता चल गया कि क्या है. करेक्ट. और मैंने मेरा रिटर्न एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि जिससे मैं, तो उसमें मेरा रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन होना चाहिए कि 12% मान लीजिए रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है. तो उस प्लान के लिए फिर मेरा एलोकेशन कहाँ होना चाहिए, बिकॉज मेरा 20 साल का गोल है. अच्छा, उस 20 साल में कुणाल मेरे जितने भी छोटे छोटे गोल्स भी आप देखोगे, रोल्स रॉयस खरीदनी है, मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनकी एजुकेशन, सब 10-10 साल बाद आ रहे हैं. राइट. तो ऑलमोस्ट ऑल माई गोल्स वे लॉन्ग टर्म. So then where should I allocate my money? The answer is equity. Right? It can't be in debt or bonds or FD. Correct. Anything which is less than 3 years, you can't take a risk. You should be in safe assets. तो मेरा allocation पता चल गया. अब जब allocation पता चल गया, ये सब कुछ सही है पेपर पे, बट ये सब की कोई वैल्यू नहीं अगर आप बिहेवियर राइट नहीं करोगे. If you don't follow your plan, what is the point of the plan? Then comes your behavior. Right. जब मैंने अच्छा प्लान बना लिया है, now the best thing I can do is not to interfere in this plan. चुपचाप फॉलो करो. तो वो बिहेवियर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, खासकर ऐसे मौके पे जब थोड़ी अनसर्टेनिटी होती है. फाइनली 10% टॉप ऑफ द पिरामिड इज इन्वेस्टमेंट्स, कि मैंने कौन से स्कीम में पैसे डाले हैं, कौन से सेक्टर में डाले हैं. दैट एक्चुअली डजंट चेंज मटेरियली. 90% ऑफ माई रिटर्न कम्स फ्रॉम अदर 4 गोल्स, प्लान्स, एलोकेशन, बिहेवियर. करेक्ट.
इज 90%. कौन सी स्कीम में मैंने पैसे डाले वो हैं 10% वो 10% है. अनफॉर्चुनेटली लोग उल्टा कर रहे हैं. वो लोग 10% को 90% बना लेते हैं, बाकी चीज़ को 10% बना. राइट. और सारी प्रॉब्लम यहीं शुरू होती है. सो पूरे प्रोसेस में इन्वेस्टर्स कितना इमोशनल रहते हैं रादर देन बीइंग रैशनल? सो कुणाल, एक चीज़ हमें समझना चाहिए, मनी इज़ अ वेरी इमोशनल टॉपिक और सब्जेक्ट, है ना. मनी इतना इमोशनल है कि आप 2 साल के बच्चे या 3 साल के बच्चे को भी आप पैसे देते हो ना, वो पैसा वापस नहीं देता है. आपने ऑब्जर्व किया होगा घर में, हम मुट्ठी बंद कर लेते हैं. मुट्ठी बंद कर लेता है. उसको क्या समझ है पैसों की, वो तो कागज है. राइट. बट समहाउ वो कैसे ब्रेन में Wiring फंक्शन होता है. right. छोटे से छोटे बच्चे मैंने देखे हैं, आप पैसे बहुत चीज़ें वापस दे देगा, लेकिन पैसे हाथ में आने के बाद वो पता नहीं देता है. एंड आई एम सरप्राइज्ड. तो वो ना वायरिंग हमारी बहुत बचपन से हो जाती है. फिर हमारे हालात कैसे रहे, घर में पैसों का माहौल कैसा था, इट शेप्स अप अ लॉट. तो जब हम 25-30 साल के होते हैं ना, तो बहुत सारा बिहेवियर हमारा, पुराने टाइम पे हमारा बिहेवियर कैसा रहा है, हमने घर में तंगी देखी है, घर में बहुत लड़ाई झगड़े देखे हैं, तो वो हमारे ना माइंड को लाइफ टाइम इफेक्ट करते हैं. और फिर उसको चेंज करना इतना ईजी नहीं होता है. हम भले कितने ही पॉडकास्ट कर लें, वो अगर हमारे पेरेंट्स ने पैसे किसी को दिए थे और लूज़ कर गए, या हमारे पापा ने स्टॉक मार्केट में पैसे गंवा दिए थे हर्षद मेहता के टाइम पे, केतन पारेख के टाइम पे, तो अब जो नेक्स्ट जनरेशन है ना, और उन्होंने अगर वो दिन देखे ना, तो उनको कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. राइट. तो मनी इज़ अ वेरी वेरी इमोशनल. हस्बैंड और वाइफ दोनों एकदम अलग बिहेव करते हैं, बाप और बेटा अलग बिहेव करते हैं. तो इसीलिए जब हम एक फैमिली के साथ बैठते हैं ना, तो हम अलग अलग लोगों को समझने की कोशिश करते हैं. आप सबको एक में क्लब नहीं कर सकते हो. किसी को बहुत ज़्यादा रिस्की चाहिए, किसी को बहुत ज़्यादा सेफ चाहिए. तो मुझे जैसे बुखार, जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको भी बुखार हुआ, इनको भी बुखार हुआ, मेरे को भी बुखार हुआ है, बट सबके बुखार के सिम्टम्स अलग हैं, सबको दवाई ट्रीटमेंट अलग होगी, आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है. सेम थिंग मनी, मुझे समझना, तो आपकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं मुझे समझना बहुत ज़रूरी है. और अगर वो मेरी अंडरस्टैंडिंग गलत हो गई ना, तो मैं आपको बेस्ट प्लान भी दे दूंगा, तो आप उसको फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका बिहेवियर आपको करने नहीं देगा. आप इमोशनल हो जाते हो. और मनी मैंने देखा है कि 99 एज तक भी, अब मेरी दादी माँ थी या कोई भी थे, कितना भी बच्चों से प्यार करो, तो हम लोग हमेशा मजाक में कहते थे दादी जी को कि दादी जी अब तो आप 90 के हो गए. और उनके पास एक चाबी रहती थी, वो चाबी एक संदूक, आप समझते हैं ना, कबर्ड, उसकी चाबी थी. हालांकि उसमें कुछ नहीं था, बट हम हमेशा उनसे मांगते थे कि आप अब तो आपको क्या ज़रूरत है, चाबी दे दो आप हमें. नहीं दूंगी, जब तक जिंदा हूँ नहीं दूंगी. या उनके गले में एक अच्छा सोने का बहुत बड़ा वो था, कड़े थे, तो हमने बोला आपको क्या ज़रूरत है. ऐसे मजाक में बच्चे लोग छेड़ते थे, लेकिन दादी गुस्सा हो जाती थी, बोलता है कभी बात भी मत करना इसके बारे में. तो सोचो, एक बच्चे, 3 साल के बच्चे का एक्सपीरियंस हमने देखा, और 90 साल की ग्रैंड मॉम का भी देखा. तो ये पैसा है ना, सबको इमोशनल रखता है. करेक्ट. और सर पूरे प्रोसेस में मतलब करना क्या चाहिए फिर एज एन इन्वेस्टर? हमें पैसे को किस नज़रिए से देखना चाहिए? क्या फॉर एग्जांपल जैसे आपने ये वाली एक चीज़ बताई, अभी रिसेंटली हमने नवनीत सर के साथ भी डिस्कशन किया था, तो उन्होंने बहुत अच्छी एक चीज़ बोली थी कि गोल्ड का फॉल जब होता है तो आप लोग सेलिब्रेट करते हो, इक्विटी का फॉल होता है तो आप लोग दुखी हो जाते हो. आप इन्वेस्ट दोनों में ही कर रहे हो, पर एक के टाइम पे आप सेलिब्रेट करते हो, एक के टाइम पे आप वो करते हो. दोनों है पैसा ही, आपका इन्वेस्टमेंट है. एक में गिरा तो आप खुश हो रहे हो, एक में गिरा तो आप दुखी हो रहे हो. तो दिमाग हमारा ऐसी बकेटिंग क्यों करता है? ये कौन सी तरह का बायस है बिहेवियरल पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम लोग पैसों को अलग अलग नज़रिए से देखने लग जाते हैं? बहुत सिंपल है ना. देखो, जब आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो, तो आप गोल्ड हमेशा आप ग्राम्स में खरीदते हो. आप बोलते हो आज मैंने 10 ग्राम खरीदा, मैंने मेरी बच्चे की शादी पे 100 ग्राम खरीदा. कभी आप भाव नहीं बोलते हो कि मैंने ना ये भाव पे खरीदा, ये मैंने 10 लाख रुपए डाले गोल्ड में. और धीरे धीरे आप वो गोल्ड इकट्ठा करते हो, तो आपको मालूम है मैंने 1-1 ग्राम करके किया, और आज मेरे पास 100 ग्राम हो गए. तो आपके दिमाग में कहीं पे भी प्राइस नहीं है, आपके दिमाग में हमेशा यूनिट्स है. सेम चीज़ प्रॉपर्टीज जब आप खरीदते हो, तो आप कभी ये नहीं देखते हो कि मैंने क्या स्क्वायर फीट रेट पे खरीदा. आप बोलते हो मेरे पास पहले एक प्रॉपर्टी थी, फिर एक और खरीदी, फिर एक और खरीदी, करते करते 4 प्रॉपर्टी हो गई. मेरे दादाजी ने खरीदी थी, अब 5 प्रॉपर्टी हो गई. तो वो भी आप यूनिट्स में कर रहे हो. राइट. बहुत अच्छे लोग जो शेयर्स में भी पैसा डालते हैं,
और शेयर्स मार्केट में आप हमेशा यूनिट ही खरीदने पड़ते हैं। आप कभी ऐसे नहीं बोल सकते मुझे 10 लाख के इन्फोसिस खरीदने हैं। आपने 100 खरीदे या 150 इन्फोसिस खरीदे, तो धीरे धीरे आपने इन्फोसिस खरीदते गए, ऐड करते गए। कई बार मैंने सुना है ये ना इस फलाने स्टॉक में तो मैं मेरे ग्रैंड पोते के लिए डाल रहा हूँ, मैं हर महीने 5 खरीद रहा हूँ, करेक्ट, और मैं उसको इतना देना चाहता हूँ। तो वहाँ यूनिटाइजेशन कर रहे हो आप। तो जब आप यूनिटाइजेशन करते हो ना, तो आपका माइंडसेट होता है एक्यूमुलेट करते जाओ, करेक्ट, राइट। और तब आप कभी ये नहीं देखते हो कि अभी मेरा प्राइस 15% करेक्ट हो गया तो मैं क्या करूँ, करेक्ट, राइट। बट जब हम खासकर म्यूचुअल फंड्स में करते हैं, विच वाज सपोज टू बी यूनिट्स, एंड दैट्स हाउ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया स्टार्टेड इन 1964। द आइडिया वाज टू एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स, बट हम वो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट, हम यूनिट्स देखते नहीं। आपके पास अगर अकाउंट स्टेटमेंट आता है, मैं प्रॉमिस कर सकता हूँ आपको पता नहीं है कि आपने जिस फंड में डाला इसके कितने यूनिट्स एक्यूमुलेट किए। अमाउंट याद है आपको खाली अमाउंट याद है, करेक्ट, राइट, ना एनएवी याद है ना यूनिट्स याद है। तो वहाँ हम गलती कर जाते हैं, और जैसे ही हम अमाउंट डालते हैं और 10 दिन बाद वो अमाउंट 10% दिख जाती है तो हम निकाल लेते हैं। दूसरी बात प्रॉब्लम क्या है, जिस दिन गोल्ड और रियल एस्टेट भी अगर आपको अकाउंट स्टेटमेंट फॉर्म में दिखने लग जाएंगे ना, और आप रोज ट्रेड कर सकते हो, तब आप वहाँ भी पैसा बनाना बंद कर दोगे, आई कैन गारंटी यू। क्योंकि आपके पास बटन आ गया है एक बाई और सेल का, राइट। तो अभी जिस घर में आप रहते हो वहाँ अगर टिकट लगा दिया जाए कि आज आपने 5 करोड़ पे या जो भी खरीदा और आज 4 करोड़ का हो गया, 7 करोड़ का हो गया एक महीने बाद, तो आप क्या करोगे, यार इसको बेच देते हैं, दूसरा ले लेते हैं, राइट। तो वो चूंकि भाव नहीं है वहाँ पे, तो इसलिए आप ट्रैक नहीं करते हो। गोल्ड में क्या होता है, आपने खरीद लिया, लॉकर में डाल दिया, तो फिर आप ट्रैक नहीं करते हो। बट म्यूचुअल फंड से शेयर्स, आपके पास मनी कंट्रोल, ये जो भी आप ऐप पे देखते हो, आपको दिखते हैं कि इतना बढ़ गया, रोज प्लस माइनस का एक आता है। सो हमारे सिस्टम में पहले कुणाल एक ऐप का फंक्शनलिटी था कि एक दिन में लॉस और गेन कितना हुआ है। बहुत सारे ऐप्स में आजकल होता है कि कल मार्केट इतना गिरा तो आपका कितना हुआ है, एमएफ में कितना गिरा बड़ा। तो वो फीचर देख के बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो नए आए थे ना, वो हमें परेशान करने लग गए थे कि अरे मेरा एक दिन में इतना गिर गया, ये हो गया, फालतू के, मतलब फिर एंगेजमेंट हो गया। तो हमने वो ऐप के फीचर को बंद कर दिया था। तो बहुत सारे हमारे पुराने इन्वेस्टर्स थे, उनके फ़ोन आना चालू हो गए, बोलते सर आपने ये बंद क्यों कर दिया। तो बोला नहीं, इससे लोग काफ़ी शॉर्ट माइंडेड हो जाते हैं। बोलता बट हम तो लॉन्ग टर्म में, हम तो खाली देख के खुश हो जाते थे, या वो वैसे होते थे, हम तो आपको परेशान नहीं करते थे। मैं बोला सर बट काफ़ी लोग इसमें परेशान करे थे इसलिए हमने किया, बट आपको एक दिन में क्या फ़र्क पड़ता है जब आप ऐसे खुद ही बोल रहे हो लॉन्ग टर्म। तो पहले 4-5 दिन तो उन्होंने ना बहुत रेजिस्ट किया कि नहीं इसको वापस चालू करो, हमारी आदत हो चुकी है, सुबह 9:15 बजे हम सबसे पहले वही देखते हैं कि हमारा कितना बढ़ा कितना नहीं। बट 15-20 दिन बाद में ना उन्हीं लोगों के फ़ोन आए कि अच्छा आपने बंद कर दिया, अब मेरा ऐप खुलता भी नहीं हूँ। एक मैंने बोला सर यही आपका कारण है कि वेल्थ यहीं से बनेगी आप, क्योंकि आप ऐप में चेक ही नहीं करते हो। तो अगर आपको बहुत लंबी वेल्थ बनानी है ना, तो मैंने क्या कहा, शट अप एंड वेट, राइट। कुछ करना नहीं है आपको। तो सर वोलेटिलिटी को मिटिगेट करने का एक तरीका आपने बताया कि चलो आप देखो मत रेगुलरली, तो आप थोड़ा बेटर पोजीशन में रहोगे। बट सर साथ साथ में अगर मैं बिल्कुल ही देखना बंद कर देता हूँ तो एक रिस्क बढ़ जाता है शायद थोड़े कुछ एक्सटेंट तक। तो वोलेटिलिटी और रिस्क को मैं कैसे देखूँ, किस नज़रिए से देखूँ, दोनों अलग कैसे है, सिमिलर कैसे है? देखो नहीं देखने का मतलब ये नहीं है कि आप सो जाओ। अच्छा, जब आप डायरेक्ट स्टॉक में खुद से पैसा डाल रहे हो तब यू शुड बाय एंड वॉच। ऐसा नहीं कि मैंने XYZ शेयर लिया और अब मेरे पोतों को जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। जब वर्ल्ड में एम्पायर्स खत्म हो गए, महाराजा लोग खत्म हो गए, तो कंपनीज की क्या औकात है। करेक्ट। और आज से 50 साल पहले कंपनीज का एवरेज लाइफ स्पैन था 50 साल 60 साल। अब बड़ी से बड़ी जो टेक कंपनी भी है ना, उसकी एवरेज लाइफ स्पैन हो गई है 20 साल। राइट। सो आपको पता नहीं है कि कोई भी कंपनी, एप्पल ली, एनवीडिया 20 साल बाद रहेगी क्या। एंथ्रोपिक है जो हम इतनी बात करें, क्लॉड, वो 15 साल बाद रहेगी क्या। हाईली डिसरप्शन होने के चांसेस है। तो बाय एंड वॉच, मैंने खरीदा, जो थीसिस से खरीदा वो होल्ड कर रही है कि नहीं, इसका मतलब आपको बैलेंस शीट, आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने क्या लॉजिक से खरीदा। बट जब आप खासकर म्यूचुअल फंड खरीद रहे हो, राइट, या किसी एडवाइजर के थ्रू आप कर रहे हो, वो अगर गार्ड कर रहे हैं, वो अगर देख रहे हैं, फंड मैनेजर देख रहा है, तो फिर आप रिलैक्स होके आप सो सकते हो। फिर आपको साल में एक बार ही देखना है। और देखने का मतलब क्या है, आप अपने एडवाइजर के साथ डिस्कस कर रहे हो कि जो हमारे गोल्स थे उसके हिसाब से हमारा जो प्लान है, इज इट ऑन ट्रैक, राइट, कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है। डेली या वीकली या क्वार्टरली, मंथली देखने की ज़रूरत नहीं है। और ट्रस्ट में अगर आप वो प्रोसेस करोगे ना, देखो पैसा बनाने का एक ही फॉर्मूला है,
द फर्स्ट रूल ऑफ कंपाउंडिंग इज नॉट टू इंटरप्ट इट अननेसेसरीली. करेक्ट. चार्ली मंगर हमेशा कहते हैं. अगर आप मेरे से मेरा पोर्टफोलियो के बारे में पूछोगे ना कुणाल, साल में मैं कोई एक आध सेल का एक्शन लेता हूँ, वो भी 1-2 साल में एक बार, जब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन गया है, ये अनसस्टेनेबल दिख रहा है. क्योंकि जब भी मैं बेचूंगा तो मेरा 15% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 12.5 प्लस सरचार्ज, तो मैं अगर आज टैक्स दे रहा हूँ तो उतना मुझे दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी है कि नहीं है डे 1 पे ही. अगर वो डेल्टा है तो ही मैं करूँगा, नहीं तो नहीं करूँगा. करेक्ट. तो इसी चक्कर में क्या होता है, आपके सेल एक्शंस बहुत कम होते हैं और आपके बाइंग एक्शंस होते रहते हैं. यू आर कीप एक्यूमुलेटिंग. करेक्ट. मार्केट ऊपर हो नीचे हो, SIP बाइंग करनी है. मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे है तो लमसम बाइंग करनी है. बट सेल के जो एक्शन है, और अच्छा मैं अगर मान लीजिए नहीं भी बेचा हूँ, फंड मैनेजर तो अपने पोर्टफोलियो में तो वो अपने हिसाब से कर रहा है. राइट. तो यू कैन देन अफोर्ड टू स्टे लिटिल फार एंड आपको ग्राउंड जीरो पे रहने की जरूरत नहीं है. तो कम से कम करने हैं साल में एक बार या साल में 1 या 2 बार आप अपने एडवाइजर या जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है उसका पोर्टफोलियो देख लो. एज लॉन्ग एज इट इज इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन, डोंट इंटरप्ट इट. आई थिंक सर आपने एक बहुत अच्छी लाइन दी. स्टॉक में यू बाय एंड वॉच एंड म्यूचुअल फंड्स, और जब आप फंड लेवल पे चीज़ें करते हो तो यू बाय एंड होल्ड. यस, करेक्टली. ओके. एंड सर आज के टाइम पे बहुत बार ऐसा होता है कि मैंने कहीं जगह इन्वेस्ट किया है, मेरे फ्रेंड ने कहीं जगह किया है. तो ये मैं खुद की स्टोरी के हिसाब से बोल रहा हूँ कि मैंने गोल्ड सिल्वर में ज़्यादा पैसे नहीं डाले थे, बट मैंने बहुत लोगों को देखा मेरे आसपास जो सिल्वर में बहुत पैसे डाले, रिटर्न्स बने भी, फिर बाद में थोड़े बहुत गए भी. सो फोमो कल्चर ऑफ इन्वेस्टिंग बहुत हेवी है आज के टाइम पे. सो ये बायस को कैसे हम केटर कर सकते हैं, और कैसे गोल्ड सिल्वर जैसे इन्वेस्टमेंट जो हुए, जो गिर भी गए, फिर उनसे कैसे बच सकते हैं या कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं फ्रॉम बोथ एंगल्स. सो एक चीज़ हमें समझनी जरूरी है कुणाल, इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज ए रिग्रेट गेम. ओके. ऑलवेज, है ना. आपको कभी खुशी होगी नहीं, आपको हमेशा दुखी लगेगा कि मैंने ये मिस कर दिया था, मैंने वो मिस कर दिया था. 3-4 साल पहले हमने बिटकॉइन मिस कर दिया था, फिर अभी गोल्ड सिल्वर है, फिर मैक्स 7 था. हर 6 महीने में ऐसे नए स्टॉक्स या नए थीम्स आएंगे जो हम AI वेव है हमने मिस कर दिया था. आपको एक ही चीज़ समझना है कि सी देयर आर मेनी वेज. वो जो कहते हैं ना कि स्वर्ग जाने के 1000 रास्ते हैं, राइट. आपको एक रास्ता चुनना है. करेक्ट. तो मुझे मेरे लाइफ में क्लियर था कि मुझे 15 to 18% का रिटर्न बनाना है. मुझे 22% रिटर्न नहीं चाहिए. 15 to 18% रिटर्न मेरे म्यूचुअल फंड से आ सकते हैं, इसीलिए मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स में भी कभी दिमाग नहीं लगाया. ओके. दो आई एम ए CFA चार्टर होल्डर, मेरे पास नॉलेज है, इंटरेस्ट भी है, बट टाइम नहीं है हर कंपनी को स्टडी करने का. तो मुझे मेरी कोर कॉम्पिटेंसी समझनी जरूरी है कि मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है. तो अगर फंड मैनेजर्स जो अच्छे IIT IIM CFA चार्टर होल्डर है दिन रात वो कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों दिमाग लगाऊं. करेक्ट. ठीक है ना. और उनकी फीस, उनके कॉस्ट के बाद भी अगर मेरा 15 से 18% रिटर्न बन रहा है, और सबसे बड़ी बात है टैक्स एडवांटेज, बिकॉज वो बाई सेल कर रहे हैं तो नहीं, और मैं 15 साल तक नहीं कर रहा हूँ, तो मैंने गवर्नमेंट को टैक्स दिए ही नहीं. राइट. ये एक बहुत बड़ा फीचर है जो लोग नहीं समझते हैं. तो मुझे रिग्रेट से बचना है, राइट. रिग्रेट से कैसे बचूंगा, तो क्या कोर कॉम्पिटेंसी है. तो मेरी कोर कॉम्पिटेंसी क्या है कुणाल, आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ द फर्स्ट रूल ऑफ इन्वेस्टिंग, बाय लो सेल हाई. ओके. ये इन्वेस्टिंग 101 है. ये इससे ग्राउंडेड, क्योंकि 4 साल के बच्चे को भी अगर आपको स्टॉक मार्केट समझाना है कि स्टॉक मार्केट में कैसे पैसे बनाते हैं, तो आंसर ये होगा कि सस्ता खरीदो और महंगा बेचो, कोई भी चीज़ हो लाइफ में. तो मैं क्या करता हूँ, जो भी सेक्टर्स हैं या थीम है जो बहुत सस्ती हैं, बाय लो, तो मैं खरीदता हूँ. जब उनको दुनिया कोई खरीद नहीं रही है तब मैं खरीदता हूँ, और जब वो बहुत पॉपुलर हो जाती हैं और सारी दुनिया आ रही है, जैसे अभी गोल्ड सिल्वर, करेक्ट, बहुत पॉपुलर हो गए थे. हालांकि मेरे पास गोल्ड सिल्वर थे नहीं, अगर होते तो इस वक्त मैं बेचता, क्योंकि दुनिया आ रही है. सो अगर आप ये प्रिंसिपल अपनाओगे, बाय लो एंड सेल हाई, 99% टाइम यू वोंट गो रॉन्ग. बिकॉज जब आप बाय लो कर रहे हो ना, तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत हाई होता है, राइट. तो आपके अगर आप रॉन्ग भी गए तो आपके नुकसान होने के चांसेस कम है कंपेयर टू बाय एट हाई. आपने एकदम सही कहा. लोग, और सबसे अच्छा तरीका क्या है लोगों का कि लोग फोमो कर रहे हैं, आप म्यूचुअल फंड्स का डेटा देख लो. हर मंथ एम्फी रिपोर्ट पब्लिश करता है कि कहाँ रिटेल इन्वेस्टर्स, ये मोस्ट इन्वेस्टर्स पैसा डाल रहे हैं, किस सेक्टर में. 2024 में कुणाल आप बता सकते हो हाईएस्ट पैसा कहाँ जा रहा था? 2024 सितंबर इक्विटी में, विद इन इक्विटी, स्मॉल कैप्स में, राइट, और सेक्टर फंड्स में, डिफेंस, PSU, वहाँ जा रहा था.
तो क्लियरली अगर आप समझदार हो ना तो आपको वहाँ नहीं डालना था। राइट। अच्छा, उस वक्त आप देखो गोल्ड सिल्वर ETF में कुछ नहीं जा रहा था 2024 में, आपके पास डेटा है। 2025 में हाईएस्ट पैसा कमोडिटी ETFs में गया है, गोल्ड एंड सिल्वर। तो सारा रिटेल वहीं डाल रहा है, तो अगेन समझदार जो होगा वो वहाँ से निकल जाएगा और इक्विटीज थोड़ा सा प्रेफर करेगा, वो इक्विटीज प्रेफर करेगा। तो देखिए क्या होता है कि इन्वेस्टिंग में इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्राउड ना, जनरली इफ यू आर पार्ट ऑफ द क्राउड यू आर सेफ जनरली इन लाइफ। इन equities if you're part of the crowd it's a dangerous thing, right? because Very nicely said, yes. something that is popular is rarely profitable, correct, right? क्योंकि अगर इतना ही इजी पैसा बनाना होता, सब जानते तो सभी बना लेते ना। तो you have to be part of the minority, unpopular minority, and it requires a lot of guts because you are going against the crowd, right? तो शॉर्ट टर्म में आपको लगता है मैं पैसा नहीं बना रहा हूँ, सब लोग बना रहे हैं, बट व्हेन इट इन लॉन्ग टर्म इट कम्स टू बाइट। क्योंकि जब सिल्वर 4 लाख का हो गया था तो लोग क्या बोल रहे थे, अब ये 5 लाख क्रॉस करने वाला है, 6 लाख 7 लाख। गोल्ड का भी जब लोग बोले तब तो 2 लाख हो जाएगा, राइट? तो लोग पैनिक करने लग जाते हैं और वो फोमो आ जाता है। मुझे गोल्ड बहुत है, क्योंकि गोल्ड ने ना कभी भी इन द लॉन्ग टर्म 7-8% से रिटर्न ज़्यादा दिया नहीं है डॉलर टर्म्स में, राइट? तो जब एक साल में 100% रिटर्न है तो आपको क्लियर लॉजिक होना चाहिए कि ये ट्रेंड शॉर्ट टर्म ये चलेगा ही नहीं, तो मैं क्यों पार्टिसिपेट करूं? करेक्ट। तो अगर आप अपने आप सी दैट इज एवरीथिंग अबाउट ग्रीड एंड फियर। हम लोग क्या होता है ना, एक ही मिनट में फियर से ग्रीड में पहुंच जाते हैं, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि जब सारे लोग ग्रीड पे है ना, आपको एकदम रिवर्स होना है। भले ही शॉर्ट टर्म में मैं पैसा नहीं बनाऊंगा, बट आई विल नॉट पार्टिसिपेट इन दिस मैडनेस। और अब जब सिल्वर 4 लाख का 2.5 लाख आ गया है, कोई सिल्वर की बात नहीं कर रहा है, कोई गोल्ड की भी बात नहीं कर रहा है, कोई इतने सारे पॉडकास्ट अभी जो रिलीज हो रहे हैं सब इक्विटीज पे हो रहे हैं, ट्रम्प क्या कर रहा है, मार्केट्स क्रैश हो जाएंगे। गोल्ड और सिल्वर पे कोई पॉडकास्ट नहीं आ रहे हैं। तो सब 3 महीना पहले जो हॉट स्टोरी थी वो 3 महीने में खत्म हो गई। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि समथिंग इफ यू हैव टू मेक मनी, फोमो नहीं होना चाहिए। और मैं जो स्ट्रैटेजी से कर रहा हूँ, मेरा 16, 17, 18 आ रहा है, आई एम हैप्पी। मुझे ये नहीं देखना है कि कुणाल 22 बना रहा है तो अब एनवी आ जाए। एंड देन ग्रीड और फियर तो एक ही है, बट आज के डेट में ग्रीड और फियर का भी बाप है एनवी। आपकी जो कमीज है मेरे से सफ़ेद कैसे, आपकी शर्ट मेरे से सफ़ेद कैसे, तो वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। सर एक और चीज़ है पूरे प्रोसेस में, जैसे आपने कहा कि कभी कभी आप सेल बटन जब दबाते हो, जब आपको दिख रहा होता है कि कुछ अनसस्टेनेबली बहुत हाई हो गया है आपके पोर्टफोलियो में, तो सर कैसे डिटरमाइन करते हो कि हाँ भाई ये बहुत महंगा हो चुका है और मैं वो 15% टैक्स बेयर कर सकता हूँ और ये बेच सकता हूँ और कहीं और अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई कर सकता हूँ? सर वो हाई आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस क्या होगा? बहुत सिंपल है। सबसे बेस्ट इंडिकेटर आपका खुद का पोर्टफोलियो। ओके। अगर आप मान लीजिए किसी में 4 साल की सिप कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा कि यूजुअली 3 साल में 12-13% का रिटर्न था। चौथे साल में 4 साल का एवरेज जो रिटर्न आ गया था, चौथे साल में इतना मार्केट भागा कि एवरेज सिप का रिटर्न 40% हो गया। तो आपको पता है 4 साल का सिप का रिटर्न 40% होता नहीं है ट्रेडिशनली। तो ये पहला एक इंडिकेशन है, राइट? फिर आपकी कोई भी जिस फंड में आपने पैसे डाले हैं उसका एनएवी चार्ट है, हिस्ट्री है। तो एनएवी चार्ट अगर लास्ट 1 साल में यूं गया ऊपर और एकदम चार्ट बस्टर रहा है, टॉपर रहा है, तो आपको क्लियर पता होना चाहिए कि ये एक है। और मैंने क्या बताया, एम्फी का डेटा देखो, बहुत सारा पैसा अगर उसमें जा रहा है, हर न्यूज़पेपर में आ रहे हैं वही रिकमेंडेशन आ रहे हैं, पॉडकास्ट में लोग बोले अभी तो ये नेक्स्ट हॉट है, करेक्ट। तो जब ये इंडिकेशन आता है ना, तब आपको आपका एंटीना ना स्टार्ट हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा पैसा बेच दो वहाँ से। तो क्या करना चाहिए आपको, 2 या 3 ट्रांच में 25% आपने बेच दिया। देखो आप कभी पूरा बॉटम पकड़ नहीं पाओगे, कभी पूरा टॉप पकड़ नहीं पाओगे। तो आपने 2-3 ट्रांच में बेच दिया कि और ऊपर जाएगा मैं और 25% बेच दूंगा, करेक्ट, और 10% जाएगा तो मैं और बेच दूंगा, और फाइनली मेरा सब खाली हो जाएगा। भले ही उसके बाद ऊपर जाए, मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने अपना बना लिया, करेक्ट। तो इतनी अगर आप में वो है, पेशेंस है और सेटिस्फैक्शन है, तो फिर आप पैसा बनाओगे। तो मैंने क्या किया था, मेरा 2020 से लेके 25 तक मैंने PSU फंड में डाला था, 24 तक। तो 3 साल तक कुछ नहीं बना। चौथे साल अचानक एक की 6 महीने में मेरा 4 साल का SIP 56% था। 4 ईयर SIP रिटर्न 37 lakhs मैं जो डाल रहा था ओवर 4 ईयर, इट बिकेम ऑलमोस्ट 1 crore, 97 lakhs।
तो क्लियर दिख रहा है कि ये बन गया। तो मैंने क्या किया, मैंने SIP बंद नहीं की, मैंने बोला SIP चलने देते हैं, लेकिन 1 साल पहले तक का पैसा, यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन नहीं निकाला, 1 साल पहले तक का पूरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल दिया। और जो उस वक्त सबसे अनपॉपुलर थीम थी, जो बैंकिंग थी 2024 में, मैंने वहाँ डाल दिया। और मैंने SIP चलने दी कि क्या पता अभी भी रैली है तो ये जो बचा हुआ वो उससे हम खेल लेंगे। एंड टुडे इट हैज़ वर्कड आउट। मतलब तो आपको वो ना आपके पोर्टफोलियो दिखा देती है ये सब डेटा, 3-4 इंडिकेटर से आपको आइडिया लग जाता है कि कितनी पॉपुलर है। और आप 2-3 ट्रांच में पैसा निकालोगे ना तो दैट्स अ गुड वे। सो सेम थिंग आई एडवाइज व्हेन, जैसे लोग मुझसे पूछते थे गोल्ड का, यू मे बी वेरी लकी, आपने बहुत सारा पैसा गोल्ड या सिल्वर में डाला। और मैं बोला कि अगर आप ये लेवल पे आ गया तो आप हर 10% ऊपर पे आप ट्रिम करना शुरू करता है। सो दिस इज अ राइट वे टू कैलिब्रेट योर पोर्टफोलियोज। और से इसका एक कॉन्ट्रा साइड भी है जहाँ पे लोग अपने जो लूजिंग बेट्स होते हैं उसको लंबे समय के लिए होल्ड करके बैठ जाते हैं और विनिंग बेट्स को तुरंत बेच देते हैं। 10% रिटर्न दिखा 1 महीने में, बेच दिया। हाँ। तो वो वहाँ पे क्या साइकोलॉजिकल चीज़ें मुझे रखनी चाहिए ध्यान में, ताकि मैं सही चीज़ होल्ड कर लूँ, गलत चीज़ बेच दूँ? जनरली हमने मैक्सिमम स्टॉक्स में देखे हैं कि जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लोग उसको बेच देते हैं, और जो घट गया है, अरे वो भी एक तरह का बायस है, मेंटल अकाउंटिंग बायस। करेक्ट। मुझे लॉस अवर्जन, करेक्ट, मुझे लॉस नहीं चाहिए पोर्टफोलियो में। बट स्टॉक्स में स्टॉक्स को नहीं पता कि आप उसको ओन करते हो, उसका कोई इमोशन नहीं है आपकी तरफ। करेक्ट। आपका एक इमोशन हो जाता है कि जब तक प्रॉफिट नहीं आएगा तब तक नहीं बेचूंगा। लेकिन अगर वो फंडामेंटली कचरा स्टॉक है या अच्छा कंपनी नहीं है, वो कभी वापस नहीं आएगा। राइट। देखिए इंडिया में ना कुणाल 8000 कंपनीज है स्टॉक मार्केट में। आपको पता है 90% कंपनीज पैसा डुबाती है आपका। 90% कंपनीज पैसा आपने जो कैपिटल डाला ना उससे नीचे मिलेगा आपको। राइट। बाकी जो 8% कंपनीज है ना आपको बेयरली FD रिटर्न्स देती है। बेयरली FD रिटर्न्स। सिर्फ 2% कंपनीज होती हैं जिसको मल्टी बैगर्स कहते हैं, जो 40 गुना 50 गुना वो होती है। और वो सबका एवरेज लेके स्टॉक मार्केट आपको 12-13% का रिटर्न देता है। तो ये इतना लॉपसाइडेड है। इसीलिए मैंने एक चीज़ समझा कि स्टॉक मार्केट में खुद से पैसा बनाना इज़ नॉट वेरी इजी अनलेस यू आर वेरी प्रोफिशिएंट। आपने बहुत मेहनत की है इतना। इट्स लाइक फाइंडिंग वो एक नीडल, सुई, वो कचरे के ढेर में सुई निकालना ना। अगर 90% कंपनीज खराब है तो दैट इज़ वाई आई हैव गॉन थ्रू म्यूचुअल फंड। एटलीस्ट वहाँ एरर्स के चांसेस कम होंगे, क्योंकि फंड लेवल पे चीज़ हो रही है। फंड लेवल पे हो रही है। उनका 25 साल का तजुर्बा है हर फंड मैनेजर। चाहे वो प्रशांत जैन हो, चाहे कोई भी हो, उन्होंने बहुत गलतियां की और अब वो गलतियां नहीं करेंगे या कम करेंगे। करेक्ट। और देखिए एक ना स्टॉक मार्केट भी क्या गेम है आपको पता है? स्टॉक मार्केट इज़ अ लूजर्स गेम। कैसे? चार्ल्स एलिस करके एक ऑथर थे, उन्होंने एक फंडा निकाला कि अगर आपको आप टेनिस खेलते हो? नहीं सर। नहीं, तो चलो मैं भी नहीं खेलता। हाँ। आप और हम टेनिस खेल रहे हैं। हाँ। आप कैसे डिटरमाइन करोगे कि आप जीत सकते हो? मतलब हाउ डू आई नो कि आई कैन विन विथ यू? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मुझे सिर्फ बॉल को आपके कोर्ट तक पहुंचाना है। करेक्ट। मुझे दिमाग नहीं लगाना है, मुझे सिर्फ सेंटर ऑफ द कोर्ट तक पहुंचाना है। करेक्ट। मुझे मालूम है आप गलती करोगे। राइट। और आप गलती करोगे तो मैं जीत गया। राइट। इन एमेच्योर टेनिस दिस इज हाउ यू विन द गेम। बट जब नडाल और जोकोविच का मैच हो रहा है ना, तो सेंटर कोर्ट पे मारोगे ना तो जीतोगे नहीं कभी आप। आपको कॉर्नर्स पे मारने पड़ेंगे बिकॉज बोथ आर धुरंधर्स इन देयर ओन वे। तो दैट्स अ विनर्स गेम। तो वहाँ पे स्किल का बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे अनफोर्स एरर्स कराना है मुझे आपको, तभी मैं जीत जाऊँगा। तो स्टॉक मार्केट में भी बहुत सारे इमेच्योर इन्वेस्टर्स है, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या है? गलती नहीं करनी है। राइट। मुझे मतलब धुरंधर नहीं बनना है, गलती नहीं करनी है। तो गलती नहीं करनी है तो इसका मतलब क्या होता है कि या तो आप सेफ कंपनीज लो, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक्स में डाल रहे हो। मुझे वो 4 रुपये का स्मॉल कैप नहीं लेना है, अगर मुझे जानकारी नहीं है तो मैं सेफ लूंगा, तो कम से कम गलती नहीं करूंगा। राइट। या म्यूचुअल फंड में डाल दिया तो वहाँ गलती कम होगी, तो मेरे पैसे अपना बन जाएंगे। और म्यूचुअल फंड या स्टॉक मार्केट में कंपाउंडिंग का गेम है, जितना कम आप गिरोगे उतना जल्दी आप उठ के वापस जा सकोगे। अगर आपका ड्रॉडाउन बहुत ज़्यादा हो गया तो आपको बहुत टाइम लगेगा वापस उतना लेवल पे ही आने में, और आपने टाइम गंवा दिया। तो मैं एक ही चीज़ कोशिश करता हूँ, बाय लो सेल हाई से क्या फ़ायदा होता है? वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। राइट। मेरा डाउन साइड प्रोटेक्टेड हो जाता है। एंड स्टॉक मार्केट इज़ अ वंडरफुल गेम। इक्विटी इन्वेस्टिंग इज़ अ वंडरफुल गेम जहाँ पे एसिमेट्रिक रिटर्न्स है। अब बहुत लोगों को शायद पता नहीं है एसिमेट्री क्या होता है। सिमेट्री मतलब दोनों इक्वल,
इक्वल पेन इक्वल गेन, एसिमेट्री मतलब लेस पेन बट हायर गेन। राइट। तो स्टॉक मार्केट में मेरा जो पेन है या लॉस है, जितना मैंने डाला उतना ही जीरो हो सकता है, बट अपसाइड इज अनलिमिटेड। सो आई वॉन्ट टू प्ले अ गेम वेयर माई डाउन साइड इज लिमिटेड बट माई अपसाइड इज अनलिमिटेड। करेक्ट। राइट। जब आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हो, एफडीज में इन्वेस्ट करते हो, तो आपका अपसाइड लिमिटेड है। करेक्ट। 7% मिलने तो 7 ही मिलने, मिलेंगे। बट डाउन साइड इज पूरा 100%। करेक्ट। दैट्स अ रिवर्स गेम वर्स्ट ऑफ के सिनेरियो, वर्स्ट के सिनेरियो में। प्रोबेबिलिटीज भले ही कैसी भी हो, लेकिन सिनेरियो है। सिनेरियो उल्टा है। राइट। स्टॉक मार्केट में नुकसान इतना ही है, बट अपसाइड कोई भी स्टॉक प्राइस का कोई लिमिट नहीं होता है ना, वो कहीं भी जा सकता है। तो आई वांट टू प्ले दैट गेम एसिमेट्रिक, और उस एसिमेट्रिक गेम में भी एक सिंपल सा फंडा लगाना है कि अगर मैंने 10 डिसीजन लिए हैं, उसमें से मेरे 6 या 7 भी राइट हो गए ना, दैट्स अगेन एसिमेट्रिक। राइट। तो आई एम इन दैट विनर्स क्लब। राइट। मुझे अनफोर्स एरर्स नहीं करने हैं। मेरे 10 के 10 डिसीजन कभी राइट नहीं होंगे, 6 या 7 भी राइट हो गए ना, आई एम अ जीनियस। राइट। तो जो भी अच्छा फंड मैनेजर होता है ना कुणाल, अगर 100 फंड्स है ना, वो ये नहीं देखता कि मुझे नंबर 1 फंड रहना है। जो अच्छा फंड मैनेजर रहता है, अगर 100 फंड है तो हम उसको, कितने क्वार्टाइल्स होते हैं 100 फंड में? 4 क्वार्टाइल्स, 25-25-25। तो एक अच्छा फंड मैनेजर का 2 ही धर्म होना चाहिए। जो एक्टिव फंड की बात कर रहा हूँ, इंडेक्स फंड में तो कुछ दिमाग नहीं लगाना, बट अच्छा फंड मैनेजर मैं कैसे चुनता हूँ? मैं, अगर आप एक्टिव फंड मैनेजर हो, मेरा आपसे फर्स्ट रिक्वायरमेंट ये है कि कैन यू बीट द बेंचमार्क ओवर अ 5 ईयर पीरियड। राइट। क्योंकि उसी के लिए तो मैं आपको पैसे दे रहा हूँ। तो आपका सबसे फर्स्ट, आपका धर्मा जो बोलते हैं वो होना चाहिए कि मुझे बेंचमार्क बीट करना है। सेकेंड धर्म आपका ये होना चाहिए कि कैन आई रिमेन इन टॉप 2 क्वार्टाइल्स फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। राइट। मुझे नंबर 1 फंड नहीं बनना है, बट मुझे नंबर 4 भी नहीं जाना। मुझे क्वार्टाइल 4 से बचना है, क्वार्टाइल 3 से भी ज़्यादा टाइम तक बचना है। अगर मैं बहुत सारा टाइम क्वार्टाइल 2 में भी हूँ और कुछ एक क्वार्टाइल में मैं 1 भी आ गया क्वार्टाइल में, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यू विल बिकम ऑटोमेटिकली बिकम द नंबर 1 फंड। सी, आपने स्पून एंड मार्बल रेस खेला है लाइफ में? रेस होती है 8 जनों की। आपको पहुंचना है खाली, जो पहले पहुंचेगा विनर है। यू नो व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रेटेजी? द बेस्ट स्ट्रेटेजी इज फर्स्ट टू क्रॉस द लाइन। चाहे भले ही आपसे हो, बाकी सब लोग जल्दी के चक्कर में गिरा देंगे, गिराते ही आउट हो गए, और आपने नहीं गिराया और आप एकदम वॉक करके भी जा रहे हो, यू बिकम द विनर। तो दिस इज हाउ आई लुक एट इन्वेस्टिंग गेम। करेक्ट सर। जैसे आपने कहा, लेकिन अभी के टाइम का इन्वेस्टर, क्योंकि अभी मार्केट्स में जो भी नए लोग आए हैं, 60-70% लोग नए हैं जो पिछले 6 साल के पीरियड में आए हैं, मार्च 2020 के बाद आए, क्योंकि उनको एसिमेट्री, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म सब में रिटर्न्स अच्छे दिखते गए। तो वो इन्वेस्टर ने तो ना कभी 2008 देखा, ना 2000 देखा, ना 2018 का स्मॉल कैप करेक्शन देखा, कुछ भी नहीं देखा। करेक्ट। ये करेक्शन उनके लिए देखना कितना इंपॉर्टेंट था, और ये करेक्शन बाकी करेक्शन से कैसे डिफरेंट है, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। बिल्कुल। सो सबसे पहले मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ आपके साथ शेयर करता हूँ कि लोगों को एक्चुअल में लोगों का ना, ये करेक्शन का जो डेफिनेशन है वही बहुत गलत डेफिनेशन है। बेन कार्लसन करके एक यूएस के बहुत अच्छे ब्लॉगर हैं। तो देखो, आपको पहले डिफाइन करना है कि ये जो मार्केट गिरा है, इसको हम, इसका राइट वर्ड क्या होना चाहिए एक हिसाब से। आजकल तो हम 10% को भी क्रैश बोल देते हैं, 15 को भी क्रैश बोल देते हैं, तो फिर क्रैश का मतलब क्या हुआ? हर चीज़ का एक लेवल होता है। अर्थक्वेक आते हैं ना, तो अर्थक्वेक के लेवल्स होते हैं 1, 2, 3, 4। सुनामी के भी लेवल्स होते हैं। तो जो भी चीज़ साइंटिफिक होती है, हर चीज़ के एक लेवल्स होते हैं। तो सेम स्टॉक मार्केट का भी उन्होंने किया। 5% का जब टॉप से करेक्शन होता है ना, तो उसको खाली पुल बैक बोलते हैं वो। 10% इज एक्चुअली हेल्दी करेक्शन। क्योंकि अगर स्टॉक मार्केट खाली ऊपर जाता रहा ना, तो आप बहुत स्लो वेल्थ बनाओगे, क्योंकि आप हर बार और हाई बाइंग कर रहे हो, प्राइस खरीद रहे हो। तो 10% इज हेल्दी करेक्शन। थोड़ा बहुत गिरना ज़रूरी है, कभी कभी हमारे बॉडी में बुखार आना ज़रूरी है, राइट। 15% इज अ रियल करेक्शन, इट्स कॉल्ड करेक्शन। 20% टेक्निकली इज कॉल्ड बेयर मार्केट। अगर ऑल टाइम हाई से स्टॉक मार्केट 20% गिर गया ना, उसको बेयर मार्केट बोलते हैं। 30% एज पर हिम इज कोलैप्स, राइट, कि स्टॉक मार्केट कोलैप्स है। 40% इज अ क्रैश, ओके, एंड 50% इज अ क्राइसिस। ओके, जनरली 50 है। तो मैं हमेशा इस लेवल में डिफाइन करता हूँ कि वेयर आर वी, और मैंने मेरी लेवल पे, और अच्छा उसके बाद मॉर्गन हाउसल, अच्छा जो 10% है ना, आपको क्या लगता है कि इंडिया में हर साल स्टॉक मार्केट एक हाई बनाता है और एक बॉटम बनाता है हर साल। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हर साल वो हाई से बॉटम ऑन एन एवरेज कितना गिरता है स्टॉक मार्केट? 10 से ज़्यादा। 10 से ज़्यादा, यू आर राइट।
एवरेज फॉर लास्ट 30 years इज 20%. ओके. एवरेज फॉल. अनफॉर्चुनेटली लास्ट 5 साल में लोगों ने 20% फॉल्स देखी ही नहीं है, खासकर कोविड के बाद से. राइट. तो उनको लगता ही नहीं है कि वोलेटिलिटी क्या होती है, और उनका मतलब ये 20% टेम्परेरी फॉल इज क्रैश, 20% टेम्परेरी फॉल इज एंड ऑफ द वर्ल्ड. ऐसा नहीं होता है. तो चूंकि मैंने 2008 देखा है. अच्छा, अब चूंकि आपने 2008 पूछा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ 2008 में हाउ मच सेंसेक्स फेल फ्रॉम टॉप टू बॉटम? 45%. 58%. 58%. स्मॉल कैप नहीं, निफ्टी 50 ऑल टाइम हाई से 58%. ओके. अच्छा, अब मैं आपसे पूछता हूँ स्मॉल कैप इंडेक्स कितना गिरा था उस वक्त? 65-70% गिरा होगा लगभग. 78%. मतलब इंडेक्स लेवल पे आपका पैसा 1/4 हो गया था. 22 रुपये बचे. 22 रुपये बचे थे आपके Okay. पास. वो उसको क्रैश बोलते हैं, मतलब, राइट. तो हालांकि वैसा टाइप का आना बहुत मुश्किल है अब, क्योंकि अब बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स पैसा डाल देती है, गवर्नमेंट डाल देती है, तो इसलिए वापस आर्टिफिशियली प्रॉप अप हो जाते हैं. लेकिन 20% इज़ अ वेरी कॉमन. तो मैं जनरली क्या करता हूँ, जब तक मेरा 20% क्रैश नहीं आता ना, तब तक मैं लमसम बड़ा पैसा नहीं डालता हूँ. ओके. राइट. एटलीस्ट 15% 20% आए. 5-7% में तो मैं कभी टॉपअप करता ही नहीं हूँ, क्योंकि मेरी SIP जा रही है. लेट इट डू द टाइमिंग. आजकल क्या होता है, एक बहुत बड़ी चीज़ हमने देखी है, आपने पैसे डाले सारे, 4% टूट गया, 5% टूट गया, कोई ना कोई पॉडकास्ट में आ जाएगा कि बहुत टूट गया, अभी आप डाल दो. आपके पास तो लिमिटेड पैसे ही है ना, तो आपने 5, 6, 7, 8% पे तो पूरा खत्म कर दिया. अब अगर 12 हो गया तो आप क्या करोगे? करेक्ट. तो नंबर क्या आपके हिसाब से 15 से 20%? 15 से 20% होना चाहिए. ओके. उसके पहले नहीं होना चाहिए. और अब मॉर्गन हाउसल इस चीज को भी उन्होंने ना बहुत अच्छा एक करके रखा है, विच वी शुड एक्चुअली शेयर. सो ही सेज माय स्ट्रैटेजी टू इन्वेस्ट इन क्रैशेस. तो बोलते हैं कि अगर आपके पास 1000 रुपये हैं, तो पहले 10% पे आप 100 रुपये डालो. ठीक है. जब मार्केट 15% टूट जाए, उनके हिसाब से और 220 रुपये डालो. ओके. 320. 15% पे 20% भी टूट सकते हैं, तब वो बोलते हैं 300 रुपये डालो. ओके. 40% भी टूट सकते हैं, तब वो बोलते हैं सिर्फ 125 डालो. अब ऐसा क्यों, जबकि 40% पे तो आपको और ज़्यादा डालना चाहिए. तो मुझे भी समझ में नहीं आया था, बट मुझे बाद में पता चला कि 20% या 30% बहुत रेगुलरली टूट सकते हैं, होता रहता है. 40% बहुत रेगुलरली नहीं होता है. तो अगर आपका बहुत सारा पैसा 40% के लिए वेट कर रहे हो और वो आया ही नहीं, तो आपका पैसा पड़ा रह जाएगा. 15, 20, 25 तो बहुत जल्दी आ जाएगा. तो आपके पैसे यूज हो जाते हैं, और फिर 3-4 साल में वापस आप ड्राई पाउडर इकट्ठा करते हो. फिर ऐसा मौका आया तो ऐसे यूज करो. तो दिस इज हाउ ही डिवाइडेड इज 1000 रुपीज, कि 10% पे, 15 पे, 10, 15, 20 और 30 आर कॉमन. 40 and 50 comes every few decades. 40% लास्ट, बाय द वे, कोविड में भी 38% ही था निफ्टी. राइट. इट वाज नॉट 40%. लास्ट 2018 में 2008 में ही आया था. तो ऑलमोस्ट 18 साल हो गए. 40% हमने देखा ही नहीं है. तो अगर हम आज, और बाय द वे अभी तक इस फॉल में 20% मार्केट नहीं गिरा है. निफ्टी 15% के ऊपर से ही चला गया है. अगर 20 गिरता तो 21,000 के लेवल दिख जाते, और वो टेक्निकली बेयर मार्केट हो जाता. तो 20 गिरा नहीं, 20 होता तो मैं बहुत सारा पैसा डालता. तो मैंने अभी तक मान लीजिए 40-50% डिप्लॉय किए हैं. और मैंने क्यों किए इस बार, क्योंकि ये 18 जो भी 15, बाय द वे मैंने हालांकि निफ्टी 500 देखता हूँ लेवल्स, क्योंकि मेरा बहुत सारा पैसा मिड एंड स्मॉल कैप में भी है. तो निफ्टी 50 मेरे लिए इतना रेलेवेंट नहीं है. निफ्टी 500 16-17% टूटा था. स्मॉल कैप इंडेक्स 24% टूटा था. ओके. अभी एक हफ्ते 10 दिन पहले. तो मैंने बहुत सारा पैसा स्मॉल कैप में डाला वगैरह में. तो सो दिस इज हाउ आई डिप्लॉय माई कैपिटल. और मैंने इस बार 15% पे क्यों डाला, बिकॉज ये 18 महीने तक बढ़ा भी नहीं था, उसके बाद गिरा तो टाइम करेक्शन भी हो गया. करेक्शन मिल गया, तो अर्निंग्स भी बढ़ी हो गया 18 महीने में. एग्जैक्टली. तो टेक्निकली आप देखो तो 20% से ज़्यादा करेक्शन हो गया. राइट. तो दिस इज हाउ यू शुड, एंड आपका प्लान होना चाहिए कुणाल. अगर आपका प्लान नहीं है ना, तो आपका पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, फिर आप इस क्रैश का फायदा नहीं उठा पाओगे. करेक्ट. आपने देखा होगा पराग पारिक के सब लोग कैश लेवल्स की बात कर रहे हैं. उनके पास 22%, आज भी 19% कैश. हालांकि उन्होंने मार्च में बोला है कि हमने काफी डिप्लॉय किया है, बट आई थिंक दिस इज वेयर द कैश बिकेम वेरी वेरी अमेजिंग. राइट. तो आपका एक प्लान होना चाहिए. एंड आई फेल्ट कि ये जो मॉर्गन हाउसल और बेन कार्लसन ने जो बनाए हैं, उसके हिसाब से आप चलते हो तो यू विल मेक लॉट ऑफ मनी.
एंड सर एक और चीज़ थी, जैसे आपने फंड लेवल पे कहा कि फंड लेवल पे हम बाय एंड होल्ड कर सकते हैं, बट कुछ फंड मैनेजर्स आज के टाइम पे जब स्कीम्स बना रहे हैं तो उसमें 15-20 स्टॉक्स लेके ही पोर्टफोलियो बना दे रहे हैं। करेक्ट। तो उसमें थोड़ा सा रिस्क क्या मेरे एज एन इन्वेस्टर बढ़ जाता है, या फिर उसमें भी मैं वो स्ट्रेटजी डिप्लॉय कर देखो सकता हूँ? कुणाल, एक और चीज़ है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आप 15-20 स्टॉक्स में भी एक फंड में डालते हो ना पैसा, आपका पैसा कभी डूब नहीं सकता। ओके। आप एक चीज़ सोचो, मैं हमेशा कहता हूँ मैंने पूरी लाइफ में वेल्थ एक ही जगह से बनाई है, मेरी कंपनी से, राइट? आपने भी शायद आपकी पूरी लाइफ की इनकम और कंपनी एक ही जगह काम करके बनाई है। जब आपने एक जगह से बनाई है और अब आप 20 कंपनीज में डाल रहे हो, वो 20 कंपनीज हमारी कंपनी से 1000 गुना बड़ी है, सबकी सब 20 कंपनीज तो आपका पैसा कहाँ डूब सकता है? 20 कंपनीज डाइवर्सिफाइड, अलग अलग सेक्टर्स, अलग अलग थीम, तो आपका पैसा करेक्ट हो सकता है 20-30%, बट डूब नहीं सकता है। तो टेक्निकली आपने अगर वो 20 स्टॉक्स का एक फंड में भी डाला है तो यू आर एक्चुअली वेरी सेफ। करेक्ट। बट लोग वो भी नहीं करते, लोग के पास तो 5-6 फंड रहेंगे, एक फंड शायद रहेगा वो जो आप फोकस फंड बोल रहे हो 15-20 स्टॉक का, राइट? उसके अलावा तो डाइवर्सिफाइड फंड है ही है। तो टेक्निकली तो आपने 200-250 कंपनीज का पोर्टफोलियो बन ही गया, किसी में 50 है, किसी में और 50 है। तो आपका पैसा स्टॉक मार्केट में कभी परमानेंट लॉस नहीं हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली लोग वोलेटिलिटी को रिस्क मानते हैं। तो दोनों में क्या अंतर होता है आपके अकॉर्डिंग? जब आपने डायरेक्ट स्टॉक में पैसा डाला, किसी स्मॉल कैप में डाला और वो जीरो हो गया, कंपनी डीलिस्ट हो गई, आपका पैसा परमानेंटली डूब गया। करेक्ट। पर जब आपने म्यूचुअल फंड में डाला, और मैं आपको बता दूं, बहुत सारे म्यूचुअल फंड मान लीजिए 10 रुपये की एनएवी पे लॉन्च किए थे, एक टाइम पे वो 2 रुपये की एनएवी आ गई थी। ओके। 80% पैसा टूट चुका था। बट अगर आप हिस्ट्री खोल के देखोगे तो आज वो 2 रुपये की एनएवी वापस 50 रुपये की एनएवी, 60 रुपये एनएवी पे आ गई है। टाइम देना पड़ा आपको, बट परमानेंट लॉस नहीं हुआ अगर आपने सेल बटन नहीं दबाया। तो द डिफरेंस बिटवीन वोलेटिलिटी एंड रिस्क, वोलेटिलिटी इज नॉट ए रिस्क, इट इज ओनली अ टेम्पररी अप एंड डाउन मोमेंट, राइट? To me, risk, the word risk is permanent loss of capital. In mutual funds, permanent loss of capital can only happen by your trigger, by your pushing the sell button. Correct. Otherwise, market is incapable of giving a permanent loss to you. Correct. चाहे आप भले स्मॉल कैप में डाले, सेक्टर फंड में डाले, आपका परमानेंट लॉस हो ही नहीं सकता है कैपिटल का। और सर इसके अलावा और कौन से इंपॉर्टेंट बायसेस है जो एज एन इन्वेस्टर हमको बच के रहना चाहिए या फिर सावधान रहना चाहिए कंपेयर टू जनरल इन्वेस्टर्स? सो द अदर थिंग विच आई सी इज, बहुत सारे इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि दे डोंट प्ले द लॉन्ग गेम, मतलब इन द सेंस हर 2-3 साल में मुझे चर्न करना है या मुझे कुछ ना कुछ एक्शन करना है। एक्शन इज द वर्स्ट थिंग इन स्टॉक मार्केट। मतलब जितना आप ज़्यादा एक्शंस लोगे उतना ही आपका मैंने कहीं पढ़ा था, योर पोर्टफोलियो इज लाइक अ सोप, साबुन। जितना आप साबुन को हाथ लगा करोगे ना, वो उतना ही कम होता जाएगा, सिकुड़ता जाएगा, राइट? तो योर पोर्टफोलियो इज लाइक दैट। तो आप जितना कम पोर्टफोलियो को आप करोगे तो वो बनेगा। वन थिंग विच पीपल ऑल्सो डोंट नो इज रिस्क प्रोफाइल। मैं कौन हूँ, राइट? सब लोग हमारे पास आते हैं ना, डे 1 में कहते हैं सर आपके जैसा 100 करोड़ बनाना है, पहली चीज़ मुझे भी 180 बनना है। तो मैं हमेशा पूछता हूँ आपको क्यों बनना है 180? 100 करोड़ आपको पता बनाने की पूरी लाइफ निकल जाएगी, तो फिर आप खाली बनाते ही रह जाओगे, उसका यूज़ नहीं कर पाओगे। तब उनको रियलाइज़ होता है कि हाँ मुझे 100 करोड़ नहीं चाहिए, मुझे मे भी 2 करोड़ 5 करोड़ रुपये चाहिए मेरे गोल्स के लिए। तो मैं वो फिर जब वो 10 करोड़ पे भी नंबर आते हैं ना, तो अच्छा सीधा वो 100 बोलता है, अच्छा सर 100 नहीं तो चलो 50 कर लेते हैं तो मैं बोला आप समझे नहीं हो, आपको 50 भी क्यों चाहिए? तो फिर वो रियल नंबर पे आते हैं जो भी मे भी 5-6 करोड़ था। आपका रिटायरमेंट क्या है, किसी को BMW खरीदनी है, तो वो उससे सर आपको सिर्फ 5 करोड़ ही चाहिए, राइट? कल जैसे मेरे पास एक नासिक से कपल आए थे और उनके पास 2 करोड़ का पोर्टफोलियो अभी, राइट? बहुत मेहनत करके बनाया। तो 62 के हैं, उनको फॉरेन ट्रैवल करना है और उनको मान लीजिए महीने के 50,000 का खर्चा है। तो अगर 2 करोड़ का पोर्टफोलियो है तो मैंने बोला आपको ₹1,00,000 मैं महीना आराम से दे सकता हूँ, 6% के हिसाब से, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बोलते मेरा खर्चा ही 50,000 का है। तो उनको ये टेंशन है कि ये 2 करोड़ मेरे बचेंगे कि नहीं बचेंगे। तो मुझे एक्चुअल में नंबर्स में दिखाना पड़ा कि ये 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। आप नासिक में रहते हो, खुद का घर है, 50,000 में आपके सारे खर्च हो जाते हैं, आप फॉरेन ट्रैवल भी लो। तो 60 to 70 जो आपकी एज है ना, ये प्राइम टाइम है अभी आपकी, इसमें आप खर्चा करो। बट लोग क्या है, खर्चा नहीं कर पाते हैं क्योंकि डर जाते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो खत्म हो जाएगा। तो वो उनको नंबर ही नहीं पता होता है,
प्लस उसके अलावा उनके पास गोल्ड 1 किलो था, प्लस प्रॉपर्टी थी। चूंकि हमारे इतने बकेट्स बनाए हुए होते हैं ना, हमको खाली दिखता है जो दिख रहा है वही है हमारा। करेक्ट। तो लोगों को पता ही नहीं कि मैं कौन हूँ, मेरे पास क्या है, तो मेरी रिस्क प्रोफाइल क्या है। अच्छा, वो क्यों आए थे मेरे पास मालूम है? क्योंकि वहाँ जहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे ना, वहाँ 13% रिटर्न आ रहा था। तो किसी ने कहा कि नहीं, आप इनके पास जाओगे तो इनके पास ज़्यादा रिटर्न आएगा, राइट। और मैंने उनको मना कर दिया था। हालांकि उनके पास 18 फंड्स का पोर्टफोलियो था। मैं बोला आपको 18 फंड्स नहीं चाहिए, आप 4 या 5 फंड में भी बहुत हो, लेकिन अब आपके पास 18 फंड है और आपने 70-80 लाख डाले हैं और आज 1 करोड़ 80 लाख 1 करोड़ 90 लाख हो गया, तो इतना बड़ा गेन है आपका लॉन्ग टर्म। अब मेरे पास भी आओगे तो मैं कंसोलिडेट करूंगा तो टैक्स लगेगा, तो आप एक काम करो, वहीं बने रहो अभी, और अब और फंड बढ़ाना मत, इसी में करते रहो, आपका 12 13 14 जो भी है बन जाएगा। और ये मार्केट फॉल में 13 आया हुआ था, तो पहले तो सोचो आप 15 के आसपास था। मतलब आपको पता आपने 15% क्यों बनाए रिटर्न, ये 13% होल्ड कर रहे 8 साल आपने ध्यान नहीं दिया। अगर आप ज़्यादा दिमाग लगाते ना तो नहीं बनता ये। तो और फर्स्ट टाइम आपके पोर्टफोलियो में 2 करोड़ ये फिगर दिख रहा है, तो दे वर वेरी हैप्पी। मैंने बोला आपको कुछ नहीं करना है, आप बस मजे से SWP कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। शी वॉज वेरी हैप्पी। सो व्हेन यू एंड आई सेड कि आप ज़्यादा रिटर्न आ रहे हो मेरे पास, लालच किसी ने कहा है। आपको पता है मेरा 17 आता है, बट उसके लिए कितना उतार चढ़ाव होता है। आई नो हु एम आई। आपको नहीं पता कि आपको किसी ने बस कहा कि हाईएस्ट रिटर्न चाहिए, तो दैट इज अ रॉन्ग वे। इन स्टॉक मार्केट इफ यू डोंट नो हु यू आर, स्टॉक मार्केट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। रिस्क प्रोफाइलिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मेरे लिए 12% मतलब मेरे रिस्क के हिसाब से 12% सूटेबल है, 14 है, 16 है, 18 है। करेक्ट। तो आई थिंक बिहेवियर के एस्पेक्ट से ये सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि मेरे लिए क्या आपको बाइक गाड़ी चलानी आती है, आप बाइक गाड़ी चला रहे हो, आप हाईवे पे चला रहे हो, खाली रास्ते पे, कोई आता है आपसे एकदम जूम करके निकल जाता है, आप उसका पीछा करते हो या आप सोचते हो मुझे भी 100 पे दिखाना है? नहीं करते हैं ना। वी नो हु वी आर, वी नो हमारी लाइफ बहुत प्यारी है, तो हमें कंपेयर नहीं करना है। और सेम चीज स्टॉक मार्केट में, अगर कोई आपसे आगे निकल गया तो आपको पता होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, मेरी रिस्क एपेटाइट क्या है, मेरी क्षमता क्या है कि मैं उतना ड्रॉ डाउन ले सकता हूँ। तो आप वही रहो। मुझे स्टॉक में नहीं जाना, भले ही लोग बोलते हैं मैंने 100% 200% कमाए हैं, मुझे नहीं करना। मुझे ये रास्ता आता है स्लो एंड स्टडी बनाने का। तो इन द स्टॉक मार्केट इफ़ यू डोंट नो हु यू आर, द स्टॉक मार्केट इज़ वेरी एक्सपेंसिव प्लेस टू फाइंड आउट। एंड मैं एक चीज़ और कहता हूँ, सो ये चीज़ है कि बहुत अच्छा एक बिल बोनो ने कोट कहा था, पीपल डू नॉट गेट वॉट दे वॉन्ट और वॉट दे एक्सपेक्ट फ्रॉम द मार्केट्स, दे गेट वॉट दे डिजर्व। वेरी ट्रू। स्टॉक मार्केट रिटर्न तो सबको सेम देता है, मतलब सेम रिटर्न तो वही बनाता है। आपका रिटर्न और मेरा रिटर्न अलग कैसे होता है? बिकॉज ऑफ योर गुड बिहेवियर, बिकॉज ऑफ योर पेशेंस, बिकॉज ऑफ योर रिस्क प्रोफाइल। एंड मैंने जो मेरा स्टॉक मार्केट में पैसे बनाए ना, जैसे लिवरमोर एक वर्ल्ड के नंबर 1 ट्रेडर थे, 3 बार उन्होंने बहुत पैसा बनाया, चौथी बार सुसाइड कर लिया था, राइट। ही ऑलवेज सेड इट नेवर वाज माय थिंकिंग दैट मेड द बिग मनी फॉर मी, इट वाज ऑलवेज माय सिटिंग। मैं बैठा रहा इसलिए पैसा बना था। कुणाल 15 साल में मैंने जो वेल्थ बनाई ना, खाली बैठे रहने से पैसा बनाई है। मेरे पास 10-12 फंड्स होंगे, कुछ ने अच्छे किए हैं, कुछ ने खराब किए हैं, बट मेरा जो सबसे खराब परफॉर्मिंग फंड है उसने भी 12% का क्या कर दिया है, सबसे खराब। तो मैंने बैठा रहा, फंड मैनेजर अपने लेवल पे कर रहा है, विच इज़ नॉट बैड। एक चीज़ और है कि रिस्क इज़ वॉट यू डोंट सी कमिंग। मॉर्गन हाउसल कहते हैं ये वॉर हो जाएगा, तो ये रिस्क है ही नहीं, आपको पता है, आपने कैलकुलेट कर लिया है, मार्केट से कर रहे हैं। रिस्क वो होता है जो चीज़ आप और मैं आज डिस्कस ही नहीं कर रहे हैं, और वो चीज़ अलग से निकल आएगी, और उससे मार्केट्स को क्या है, मार्केट्स को रिस्क से डर नहीं लगता, मार्केट्स को अनसर्टेनिटी से डर लगता है, राइट। तो अगर बहुत चीज़ अनसर्टेन है तो मार्केट्स कितना नीचे भी जा सकता है। कोविड के टाइम पे हुआ था, इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करोगे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तब हाई बॉटम बना लिया था, उसके बाद तो खाली ऊपर ही है, राइट। एक चीज़ और है, स्टॉक मार्केट हमेशा हर चीज़ को एडवांस में लेता है। तो अगर स्टॉक मार्केट रैली होना चालू कर दिया या वापस अच्छा करना शुरू कर दिया, इसका मतलब वॉर में अब उनको कुछ दिख नहीं रहा, खतरा दिख नहीं रहा, वो हो गया जो भी है, राइट। बहुत पहले कर देता है। एंड जो हम रिस्क प्रोफाइल की बात करें ना, किसी भी इन्वेस्टर का ट्रू रिस्क प्रोफाइल कब पता चलता है? आई वांट टू आस्क यू, किसी भी इन्वेस्टर का कैसे पता चलेगा कि इसका सही रिस्क प्रोफाइल क्या है? जब नीचे गिरता है और वो करेक्शन देखता है, एकदम। मॉर्गन हाउसल भी ये कहते हैं, इट्स इम्पॉसिबल टू नो योर रिस्क प्रोफाइल अंटिल यू हैव लिव्ड थ्रू अ बिग डिक्लाइन, राइट। तो जब भी हमारे पास कोई नए इन्वेस्टर आते हैं ना, हम उनको थोड़ा कंजर्वेटिव पोर्टफोलियो देते हैं, बिकॉज आई डोंट नो हिम, ही डोंट नो मी, तो मुझे उसका डाउनसाइड प्रोटेक्शन करना है।
एक साइकिल मैंने देख ली कि हाउ ही बिहेव, 80% पीपल कांट बिहेव इन द राइट वे, वो पैनिक हो जाएंगे, वो निकाल लेंगे। सब जब पहले दिन आते हैं ना तो कहते हैं मुझे 25 साल के लिए डालना है, मैं ये 25 साल के लिए SIP कर रहा हूँ, मुझे सर आप स्मॉल कैप ही दे दो, आपके पोर्टफोलियो में जो है वो मुझे दे दो एग्जैक्टली। वो पॉडकास्ट में यही सुनकर आते हैं कि मैंने कैसे रिटर्न बनाए, बट मैं वो नहीं देता। जैसे हम टेक सेक्टर की बात कर रहे थे, मैं उनको नहीं देता, क्योंकि देख आपको पता है टेक सेक्टर अभी बॉटम पे 38% तक नीचे जा चुका था। करेक्ट, निफ्टी IT इंडेक्स। तो व्हाट, और क्या गारंटी कि वो 50 भी नहीं जाएगा, राइट? बट आपने अगर पैसे 2-3 बार डाले हैं तो सब भी नेगेटिव दिख रहे हैं, और फिर आप थक जाते हैं। और जबकि रियल पैसा बनना होगा तो अगर आप 50% डाउन पे नहीं डालोगे ना तो रियल पैसा आपका बनेगा ही नहीं। करेक्ट, उस वक्त तो आपको डालना ही चाहिए। मैं डाल सकता हूँ क्योंकि मैंने बहुत साइकिल्स देखी हैं, और मुझे आज की डेट में जो भी नेगेटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई एम एक्चुअली सीइंग दिस अपॉर्चुनिटी। सो अनलेस यू हैव लिव्ड थ्रू अ बिग डिक्लाइन, आई डोंट नो व्हाट इज योर रिस्क प्रोफाइल। तो बहुत बार जब हम ये क्वेश्चन बनाते हैं ना, इसका कोई मतलब नहीं है। जब मैं ये क्वेश्चन आपसे बुल मार्केट में भराऊंगा ना तो आप सब में वैसा ही भरोगे, एग्रेसिव, आई एम एग्रेसिव। 25% डाउन, हाँ मैं देख सकता हूँ। कहना आसान होता है, जब तक आपका पैसा लगा नहीं है ना तो मुझे नहीं पता चलेगा कि क्या है। सो एक साइकिल में आपने मुझे परेशान नहीं किया, कुछ नहीं किया। उल्टा आप जब आके बोलते हैं 30% की सर और डालना है, बताइए, देन आई नो योर ट्रू रिस्क प्रोफाइल। मेरा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन था कि मार्केट रिटर्न बनाता है बट इन्वेस्टर क्यों नहीं बनाता। आई थिंक आपने उसका आंसर दे दिया। सो बहुत ही शानदार तरीके से सर आपने बिहेवियरल फाइनेंस को डिकोड किया, और कैसे अच्छे एग्जांपल्स जो आपने अपने बिजनेस जर्नी से निकाल के हमको समझाए कि कैसे रिस्क प्रोफाइलिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी के भी इंसान का बिहेवियर समझने के लिए और उसका करेक्ट रिस्क प्रोफाइलिंग बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर। आई थिंक बहुत ही वंडरफुल वे में आपने बिहेवियरल फाइनेंस को एक्सप्लेन किया। मैं चाहूँगा जब लोग ये शो देख रहे हैं तो इसका जो बिहेवियरल एस्पेक्ट है वो अपने में इंकलकेट करने का कोशिश करें, डाउनफॉल से ना डरे, और डाउनफॉल के टाइम पे अगर आप करेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, करेक्ट थीसिस में इन्वेस्ट कर रहे हो, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा इन्वेस्ट कर रहे हो और एक फंड लेवल पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो वहाँ पे पैसा जब डालोगे तो ही आपका रिटर्न ज़्यादा बनने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। एंड एट द वेरी सेम टाइम आप एक अच्छा ओवरऑल रिटर्न बना सकते हो और बेंचमार्क को बीट कर सकते हो। सो करेक्शन से ना डरिए, मार्केट फॉल से ना डरिए, और ये जो भी बायसेस हम कैरी करते हैं उसको हटाने का या मिटिगेट करने का एक सिंपल सा तरीका है जो सर ने कहा, टिकर देखना बंद कीजिए। सो टिकर जैसे ही आप देखना बंद कर देते हो, आप जैसे ही आप खुलना बंद कर देते हो, आपके 10 में से 8 बिहेवियरल बायसेस, बिहेवियरल रॉन्ग डूइंग्स अपने आप करेक्ट हो जाते हैं। सो विद दिस थैंक यू सो मच सर। आई थिंक वंडरफुली आपने एक्सप्लेन की हर एक छोटी छोटी चीज़ें। हमने कहीं पे भी कोई भी बायस का नाम नहीं दिया, इन पर्टिकुलरली टेक्निकलिटी में हम नहीं गए, बट अगर आप बुक खोल के देखोगे तो हर एक बायस एग्जाम्पल के साथ इस पर्टिकुलर शो में डिस्कस हुआ है। सो आप रिलेट भी कर पाओगे और सबका सोल्यूशन एक ही है कि ऐप खुलना बंद करें। सो विद दिस आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच टू यू सर कि आपने वापस हमारे लिए टाइम निकाला और ये पर्टिकुलर टॉपिक बिहेवियरल फाइनेंस के ऊपर हमारे साथ ये शो रिकॉर्ड किया। Pleasure is all mine, Kunal. Thank you for having me.